8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस का एक जहाज़ कोलालमपुर से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन वो अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंचा। आज तक किसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि ये जहाज़ गया तो आखिर गया कहाँ। लेकिन पूरे 8 साल बाद फाइनली एक उम्मीद मिली है कि ये जहाज़ इस वक्त कहाँ मौजूद है। दोस्तों, ये बात है 8 मार्च 2014 की, यानी आज से करीब 8 साल पहले। मलेशियन एयरलाइंस के एक जहाज़ फ्लाइट MH370 को मलेशियन कैपिटल कोलालमपुर से टेक ऑफ करके चाइना की कैपिटल बीजिंग तक जाना था। इस फ्लाइट में 2 पायलट, 10 कैबिन क्रू और 227 पैसेंजर मौजूद थे, जिनमें से ज़्यादातर पैसेंजर का ताल्लुक चाइना से था। दोनों पायलट इंतहाई एक्सपीरियंस थे, जिनमें से 53 साल के पायलट ज़हरी अहमद शाह को 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जबकि 27 साल के को पायलट फारिक अब्दुल अहमद एक जूनियर पायलट थे, जिनको 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। अगर इस प्लेन की बात की जाए तो 11 साल पुराना ओल्ड बोइंग 777 जहाज़ था, जिसमें ना ही किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम थी और ना ही पास में ये जहाज़ किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल हादसे का शिकार हुआ था। बताने का मेन मकसद सिर्फ इतना है कि ये मलेशिया और चाइना के दरमियान चलने वाली बिल्कुल एक नॉर्मल फ़्लाइट थी, जो रोज़ाना 5 घंटे और 34 मिनट का सफ़र करके मलेशिया से चाइना या चाइना से मलेशिया वापस जाती थी। लेकिन आज का दिन इस फ़्लाइट के लिए किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था, बल्कि ये अब नॉर्मल से बढ़कर भी काफ़ी कुछ था। बेशक फ़्लाइट 370 को 5 घंटे और 34 मिनट का सफ़र करना था। फ़्लाइट के टेक ऑफ के वक्त इसमें ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल डाला गया, जिससे वो 7 घंटे 41 मिनट तक फ्लाई कर सकता था, यानी अपने रिक्वायरमेंट से भी 2.25 घंटे ज़्यादा। ऐसा करना भी एयरलाइन की एक रूटीन पॉलिसी होती है, ताकि अगर प्लेन को ख़राब मौसम या किसी इमरजेंसी में कहीं और डाइवर्ट किया जाए तो उसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल मौजूद हो। Malaysian 370 standby. Malaysian 370 request level. 370, we are ready. Requesting flight level 340 to Beijing. ये दिन था 8 मार्च 2014 का और रात के 12:42 पे फ्लाइट MH370 ने रूटीन के मुताबिक कोलालमपुर से टेक ऑफ किया। फर्स्ट पायलट ज़हरी टेक ऑफ से पहले और उसके बाद भी कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। टेक ऑफ करते ही जहाज़ ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी और ठीक 20 मिनटों के बाद, यानी रात के 1:09 पर जहाज़ में लगे ट्रांसपोंडर ने अपनी करंट GPS लोकेशन कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रडार को भेज दी। ये ट्रांसपोंडर का ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, जो हर थोड़े टाइम के बाद अपनी करंट लोकेशन करीबी रडार तक पहुंचाता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक प्लान के मुताबिक चल रहा था। इसके ठीक 10 मिनटों के बाद, यानी रात के 1:19 पर जब फ्लाइट MH370 मलेशियन एयरलाइन ज्यूरिसडिक्शन से निकलकर वियतनाम की एयर ज्यूरिसडिक्शन में जाने लगी, तो कोलालमपुर के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार फर्स्ट पायलट ज़हरी से कांटेक्ट किया और ये अल्फाज बोले। 370, contact Ho Chi Minh 120.999. Good night, Malaysian 370. इसका मतलब था कि अब फ्लाइट MH370 को वियतनाम के सिटी हो ची मिन के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट पायलट कैप्टन ज़हरी ने ये मैसेज सुना भी और इसका जवाब भी दिया। Good night, Malaysian 370. ना ही कंट्रोल टावर को पता था और शायद ना ही कैप्टन ज़हरी को कि उनका ये गुड नाइट वाला मैसेज MH370 से रिसीव होने वाला आखिरी मैसेज होने वाला है। ये वो वक्त था जब फ्लाइट को टेक ऑफ किए पूरे 37 मिनट गुजर चुके थे। अब नॉर्मली होता यूँ है कि प्लेन जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कांटेक्ट में रहता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था, लेकिन सब कुछ जो अब तक नॉर्मली चल रहा था वो अब नॉर्मल होने लगा। जी हाँ, अपने आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनटों के बाद, यानी रात 1:21 पर फ्लाइट MH370 अचानक रडार से गायब हो गई। यानी कोलालमपुर और हो ची मिन दोनों के रडार से प्लेन पूरी तरह गायब हो चुका था।
अब ये बात कोलालमपुर टावर के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि उन्होंने समझा कि MH370 अब वियतनामीज एयर स्पेस में दाखिल हो गया है, इसी वजह से उनके रडार से गायब हो गया। लेकिन हो ची मिन कंट्रोल टावर ने फ्लाइट MH370 को अपने रडार से गायब होते देखा तो उनको कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने फौरन कैप्टन से खैरियत मालूम करने के लिए वायरलेस किया तो आगे से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अगले 18 मिनटों तक हो ची मिन टावर MH370 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कैप्टन की तरफ से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। और तभी हो ची मिन टावर ने कोलालमपुर टावर से कांटेक्ट किया और उनको सिचुएशन से अपडेट किया। अब नॉर्मली ऐसी कंडीशन में 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कोलालमपुर कंट्रोल टावर ने पूरे 4 घंटों के बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के 6:15 हो चुके थे और यही वो टाइम था जब फ्लाइट MH370 की बीजिंग में लैंडिंग होनी थी। एक उम्मीद थी कि शायद जहाज बीजिंग में अपने वक्त पर लैंड कर जाए, लेकिन वहां से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। खैर, सुबह के 6:32 पर ठीक उस जगह जहां से प्लेन गायब हुआ था वहां एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें 7 कंट्रीज की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट ने फ्लाइट MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर पे ढूंढना शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से वहां प्लेन का नामो निशान तक ना मिला। इस वक्त तक पूरी दुनिया को इस हादसे का पता चल चुका था। टीवी, न्यूज़ वेबसाइट और सोशल मीडिया सबके सब सिर्फ यही खबर दिखा रहे थे। इस दौरान कई मुल्कों की इन्वेस्टिगेशन टीम भी इस सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बन गई। प्लेन का अचानक रडार से गायब हो जाना वाकई किसी को भी हजम नहीं हो रहा था, और अगर वो इस एरिया के समंदर में क्रैश भी होता तो इतना बड़ा जहाज है, कोई न कोई चीज़ पानी पर तैरती ज़रूर नज़र आनी चाहिए थी। अगले पूरे 4 दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा, पर कहीं से भी कोई अच्छी खबर ना मिल सकी। लेकिन चौथे दिन एक खबर आई जिसने तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को हिला के रख दिया। 8 मार्च को 1:21 पर फ्लाइट MH370 जब रडार से गायब हुई थी तो वो सिविलियन रडार से गायब हुई थी, लेकिन मलेशियन मिलिट्री के रडार पे वो अगले 1 घंटे तक शो होती रही। उसके बाद जो कुछ हुआ वो यूँ था, सिविलियन रडार से गायब होने के बाद जहाज ने चंद मिनटों के लिए राइट में जाना शुरू किया और फिर यू टर्न करके वापस मलेशिया की तरफ मुड़ गई। पूरे 31 मिनटों के बाद जहाज ने मलेशिया के शहर पेनांग को क्रॉस किया और फिर मलाक्का स्ट्रेट की तरफ टर्न कर गया। आखिरी बार जहां तक मिलिट्री रडार की रेंज थी, फ्लाइट MH370 को इंडियन ओशियन के इस पॉइंट तक डिटेक्ट किया गया और इस वक्त रात के 2:22 हो रहे थे। अब इसके बाद MH370 ना ही मिलिट्री रडार पे शो हुआ और ना ही किसी सिविलियन रडार पे। पूरी रेस्क्यू टीम और इस प्लेन से जुड़ा हर शख्स सिर्फ यही गुत्थी सुलझाने में लगे थे कि प्लेन गया तो आखिर गया कहाँ। इससे भी बढ़कर जो चीजें तंग कर रही थी वो ये थी कि प्लेन ने बीजिंग के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में शार्प यू टर्न क्यों लिया। जो रेस्क्यू टीम पहले गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में प्लेन को ढूंढ रही थी, वो अब इंडियन ओशियन के इस हिस्से में ढूंढना शुरू हो गई। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे यहाँ भी प्लेन का कोई आता पता ना मिला। अगले कुछ दिनों बाद एक और खबर मिली और उसने एक बार फिर से पूरी सिचुएशन ही चेंज कर दी। पता ये चला कि प्लेन मिलिट्री रडार से तो 2:22 पर गायब हुआ, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिससे वो लगातार कांटेक्ट में था। आपको यहाँ पर अपडेट करते चले कि ये बोइंग एयरप्लेन के लिए एक नॉर्मल बात होती है कि जब उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम किसी वजह से खराब हो जाता है तो वो सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। प्लेन ने ऑटोमेटिकली ठीक हर 1 घंटे के बाद 35,000 किलोमीटर दूर इनमार सेट नामी सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट पर सेव डाटा की मदद से एक्सपर्ट ने एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म की तो आखिरकार फ्लाइट MH370 के अगले मूव का भी पता चल गया। पता ये चला कि मिलिट्री रडार से भी गायब होने के बाद मलेशियन एयरक्राफ्ट ने दोबारा एक टर्न लिया और अगले 5 घंटों तक इसी डायरेक्शन में इंडियन ओशियन के ऊपर फ्लाई करता रहा। सुबह को 8:19 पर प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश की और ये MH370 की तरफ से मिलने वाला सबसे आखिरी सिग्नल था। इसके बाद प्लेन ने ना ही किसी और सैटेलाइट से कांटेक्ट किया और ना ही वो किसी और रडार पे शो हुआ।
यानी जिस वक्त रेस्क्यू टीम पहली बार जहाज को ढूंढ रही थी, असल में जहाज फ्लाई कर रहा था, लेकिन उसकी लोकेशन वहां से बहुत दूर थी। एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन टीम का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशियन के ठीक इस कर्व स्पॉट पर आकर जहाज का सैटेलाइट से कनेक्शन टूटा। यानी कोलालमपुर से टेक ऑफ करने के बाद इस कर्व स्पॉट तक पहुंचने में जहाज को पूरे 8 घंटे लगे और जहाज में टोटल फ्यूल भी सिर्फ इतना ही था। इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि MH370 इसी कर्व स्पॉट में ही कहीं फ्यूल खत्म होने की वजह से क्रैश हो गया। इंडियन ओशियन का ये हाईलाइटेड हिस्सा पूरे इंडिया से भी बहुत बड़ा है और यहाँ पर स्टार्ट किया गया एक डीप सी सर्च ऑपरेशन। MH370 को ढूंढना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक प्लेन और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तब तक पता नहीं चलेगा कि क्रैश से पहले प्लेन के अंदर क्या कुछ हो रहा था। कई महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक यहाँ प्लेन को तलाशने का काम चलता रहा, लेकिन यहाँ पर भी प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। 3 सालों के बाद डीप सी ऑपरेशन को आखिरकार ख़त्म कर दिया गया, जिसमें $160 मिलियन से भी ज़्यादा खर्चा हो चुका था। सर्च ऑपरेशन के दौरान प्लेन का तो कोई आता पता नहीं मिला, लेकिन 2015 में यानी प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद प्लेन का राइट फ्लैपरॉन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रीयूनियन के साहिल पे जा पहुंचा। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। मिलने वाले फ्लैपरॉन पर जब तहकीक हुई तो एक और खौफनाक हकीकत से पर्दा उठा। एक्सपर्ट का मानना है कि जिस वक्त MH370 पानी में क्रैश हुआ उस वक्त ये फ्लैपरॉन एक्सटेंडेड नहीं था, और अफसोसनाक तौर पर इसका मतलब ये है कि पानी पे क्रैश होते वक्त जहाज अपनी नोज के बल समंदर में जा गिरा। अगले कई सालों के दौरान प्लेन के कई हिस्से भी अफ्रीका के साहिल से मिले, लेकिन आज तक प्लेन या उसमें बैठे पैसेंजर का कोई सुराग ना मिल सका। मलेशियन फ्लाइट MH370 के अंदर गायब होने से पहले क्या कुछ हुआ ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। कुछ इन्वेस्टिगेटर का शक है कि प्लेन हाईजैक हुआ था, तो कुछ इस बात पर यकीन रखते हैं कि किसी इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से प्लेन का बाहरी दुनिया से कांटेक्ट टूट गया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्लेन के अंदर तमाम लोग बेहोश हो गए थे। खैर, असल रीजन क्या है ये तो प्लेन के ब्लैक बॉक्स में महफूज रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकता है, जो प्लेन के साथ ही इंडियन ओशियन में कहीं गायब है। MH370 के गायब होने के पूरे 8 साल बाद फरवरी 2022 में एक बार फिर से प्लेन के मिलने की उम्मीद दिलाई गई। एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया है कि वीक सिग्नल प्रोपेगेशन एनालिसिस के जरिए उसने प्लेन के लोकेशन का अंदाजा लगा लिया है, और हैरत अंगेज तौर पे रिचर्ड ने जो पिन पॉइंट लोकेशन बताई है वो भी इंडियन ओशियन के इसी कर्व एरिया में मौजूद है। रिचर्ड का मानना है कि उसकी बताई गई ठीक इसी जगह पर 4000 मीटर नीचे मलेशियन एयरलाइन का गुमशुदा जहाज अभी भी मौजूद है। ये उतनी ही गहराई है जितना नीचे टाइटैनिक शिप पूरे 74 इयर्स की कोशिशों के बाद 1985 में मिली थी। अब मलेशियन अथॉरिटीज रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर के इस क्लेम को कितना सीरियस लेते हैं और इस जगह पर एक नया सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है कि नहीं, ये वक्त ही बताएगा। उम्मीद है इन्फोलेज टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर पसंद करेंगे। आप सभी के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।